का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एसएससी बैंकिंग और यूपीएससी प्रीलिम्स यानी कि स्टेट पीसीएस तथा अन्य कोई भी अगर आप कंपटीशन एग्जाम के आप तैयारी देते हैं तो ऐसे प्रश्न अक्सर आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले दोस्तों कि इसमें जो सब्जेक्ट वाइज हमने डिवाइड किया है प्रश्नों को, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र हो गया। तो पहले प्रश्न अगर हम बात कर ले तो पहला प्रश्न इतिहास से है कि इलाहाबाद स्तंभ प्रशस्ति किसने लिखी थी। तो ऑप्शन ए में हरिसेन, ऑप्शन बी है कालिदास, ऑप्शन सी है बाणभट्ट, ऑप्शन डी है विष्णु शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हरिसेन हो जाएगा। तो इलाहाबाद स्तंभ प्रशस्ति किसने लिखी थी? तो हरिसेन ने लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है तो इलाहाबाद स्तंभ प्रशस्ति किसने लिखी थी? हरिसेन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका याद रखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। तो प्रश्न संख्या 2 की अगर हम बात करें तो इसमें कहता है तहकीक ए हिंद के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए इब्न बतूता, ऑप्शन बी अलबरूनी, ऑप्शन सी अबुल फजल, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। तो मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि अलबरूनी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तहकीक ए हिंद के लेखक कौन थे? तो अलबरूनी थे यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करें तो अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम तीसरे नंबर की बात करें तो किस शासक ने दिन ए इलाही प्रारंभ किया था? किस शासक ने दिन ए इलाही प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए में बाबर है, ऑप्शन बी अकबर है, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि अकबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो किस शासक ने दिन ए इलाही प्रारंभ किया था? तो अकबर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 में क्या पूछा? प्रश्न संख्या 4 में पूछा है कि नासिक प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन ए गौतमीपुत्र सातकर्णी, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि गौतमीपुत्र सातकर्णी हो जाएगा। तो नासिक प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि गौतमीपुत्र सातकर्णी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं फिर से। अगर हम बात कर ले प्रश्न संख्या 4 को फिर से रिपीट करेंगे। नासिक प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन ए गौतमीपुत्र सातकर्णी, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि गौतमीपुत्र सातकर्णी हो जाएगा। अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 5 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी रजिया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक था यानी कि ऑप्शन नंबर ए याद रखने का। फिर से प्रश्न संख्या 5 को हम लोग रिवीजन करेंगे कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी रजिया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न संख्या अगर हम 6 की बात करें तो प्रश्न संख्या 6 में क्या पूछा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए हरिहर एवं बुक्का, ऑप्शन बी कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी देवराय द्वितीय, ऑप्शन डी नरसिंह। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि हरिहर एवं बुक्का हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या अगर हम 7 की बात करें तो प्रश्न संख्या 7 में पूछा है कि किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया? ऑप्शन ए में है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है वेलेजली, ऑप्शन डी है डलहौजी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 8 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि प्रश्न संख्या 8 पूछा है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1773, ऑप्शन बी 1784, ऑप्शन सी 1813, ऑप्शन डी 1833। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि 1784 हो जाएगा। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो 1784 में पारित हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, करेक्ट हो जाएगा। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो 1784 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 की बात कर लेते हैं। चौरी चौरा घटना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए में है 1919, ऑप्शन बी है 1920, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1930। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि 1922 हो जाएगा। चौरी चौरा घटना किस वर्ष हुआ था? तो 1922 में हुआ था। चौरी चौरा घटना किस वर्ष हुआ? तो 1922 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 9 को पढ़ेंगे कि चौरी चौरा घटना किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए में 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी है 1922, ऑप्शन डी 1930। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि 1922 हो जाएगा। अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 10 की बात करें तो प्रश्न संख्या 10 में क्या पूछा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1930। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि 1928 हो जाएगा। तो साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में। तो याद रखना आपको 1928 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 10 को पढ़ेंगे कि साइमन कमीशन भारत कब आया? ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1930। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि 1928 हो जाएगा। अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 11 की हम बात कर लेते हैं। इसमें क्या पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी पटेल, ऑप्शन डी बोस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि गांधी जी हो जाएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो गांधी जी ने दिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर फिर से हम लोग क्या करेंगे प्रश्न संख्या 11 को हम लोग पढ़ेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी पटेल, ऑप्शन डी बोस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि गांधी जी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 12 की बात कर लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी बंबई, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बंबई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो बंबई में हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 12 को पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी बंबई, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंबई हो जाएगा। चलिए बात कर लेते अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 13 की बात करें, इसमें कहता है ग्रैंड ट्रंक रोड का विकास किसने कराया? तो ऑप्शन ए में है अकबर, ऑप्शन बी है शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी है बाबर, ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि शेरशाह सूरी हो जाएगा। आपको याद रखना है ग्रैंड ट्रंक रोड का विकास किसने कराया? तो शेरशाह सूरी ने करवाया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर से प्रश्न संख्या 13 क्या पूछा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रश्न संख्या 13 में पूछा है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का विकास किसने कराया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि शेरशाह सूरी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 14 की बात करें, इसमें क्या पूछा है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी राजगिरी, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी कुशीनगर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि राजगिरी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो राजगिरी में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 14 को पढ़ेंगे कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी राजगिरी, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी कुशीनगर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि राजगिरी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 15 की बात करें, इसमें क्या पूछा है कि गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गांधी जी, ऑप्शन सी विवेकानंद, ऑप्शन डी गोखले। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। यानी कि गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपको याद रखना है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर ले तो प्रश्न संख्या 16 में क्या पूछा है कि मुगल प्रशासन में वंशबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? तो मुगल प्रशासन में जो वंशबदारी प्रणाली थी वो किसने शुरू की थी? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अकबर हो जाएगा। मुगल प्रशासन में वंशबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? तो अकबर ने शुरू की थी, तो ऑप्शन में भी इसका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। तो फिर से हम क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 16 को पढ़ेंगे। मुगल प्रशासन में वंशबदारी प्रणाली किसने शुरू की? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अकबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या 17 में क्या पूछा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी पटेल, ऑप्शन डी राजगोपालचारी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 17 को एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी पटेल, ऑप्शन डी राजगोपालचारी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा? ऑप्शन ए टोंगा गर्त, ऑप्शन बी है मरियाना गर्त, ऑप्शन सी है जावा गर्त, ऑप्शन डी है प्योर्टो रिको गर्त। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मारियाना गर्त हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? तो मारियाना गर्त है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं कि भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट किस राज्य में मिलता है? तो भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट किस राज्य में मिलता है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ओडिशा राज्य में। तो भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट किस राज्य में मिलता है? तो ओडिशा मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 19 को एक बार हम लोग फिर से कवर करेंगे कि भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट किस राज्य में मिलता है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ओडिशा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो प्रश्न संख्या 20 में क्या पूछा है कि सवाना घास भूमि कहां पाई जाती है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी चीन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अफ्रीका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो सवाना घास भूमि कहां पाई जाती है? तो अफ्रीका में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 20 को पढ़ेंगे कि सवाना घास भूमि कहां पाई जाती है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी चीन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अफ्रीका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 21 की बात करें तो पृथ्वी का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए सहारा, ऑप्शन बी अंटार्कटिका, ऑप्शन सी गोबी, ऑप्शन डी कालाहारी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अंटार्कटिका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो अंटार्कटिका है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। फिर से हम क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 21 को पढ़ेंगे। पृथ्वी का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए सहारा, ऑप्शन बी अंटार्कटिका, ऑप्शन सी गोबी, ऑप्शन डी कलाहारी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अंटार्कटिका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या 22 की बात करते हैं कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा? ऑप्शन ए बैरन द्वीप, ऑप्शन बी नारकोकोंडम, ऑप्शन सी है डेकन, ऑप्शन डी है कार निकोबार। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बैरन द्वीप हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन द्वीप
द्वीप है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 22 को पढ़ेंगे कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। ऑप्शन ए बैरन द्वीप, ऑप्शन बी नारकोंडम, ऑप्शन सी डेक्कन, ऑप्शन डी कार निकोबार। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बैरन द्वीप हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 23 की बात करते हैं, इसमें क्या पूछा है कि रोरिंग फोर्टिज किस अक्षांश क्षेत्र में चलती है। रोरिंग जो फोर्टिज है वो किस अक्षांश क्षेत्र में चलती है। ऑप्शन ए 40 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिण, ऑप्शन बी में 20 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर, ऑप्शन सी में है 50 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर, ऑप्शन डी में 10 डिग्री से 20 डिग्री दक्षिण। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 40 डिग्री से 50 डिग्री क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 23 को एक बार फिर से पढ़ेंगे। रोरिंग फोर्टिज किस अक्षांश क्षेत्र में चलती है। ऑप्शन ए में 40 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिण है, ऑप्शन बी है 20 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर, ऑप्शन सी है 50 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर, ऑप्शन डी है 10 डिग्री से 20 डिग्री दक्षिण। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 40 डिग्री से 50 डिग्री क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 24 की बात करें, इसमें पूछा है कि एल नीनो किस महासागर से संबंधित है। ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि प्रशांत महासागर हो जाएगा, है ना। एल नीनो जो है किस महासागर से संबंधित है, तो प्रशांत महासागर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या अगर हम 25 की बात करें, इसमें क्या पूछा है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। ऑप्शन ए उल्लर झील, ऑप्शन बी चिल्का, ऑप्शन सी सांभर, ऑप्शन डी लोकटक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि उल्लर झील हो जाएगा। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो उल्लर झील है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 25 की बात कर लेते हैं कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी। ऑप्शन ए उल्लर झील, ऑप्शन बी चिल्का, ऑप्शन सी सांभर, ऑप्शन डी लोकटक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि उल्लर झील हो जाएगा। आपको याद रखना है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है उल्लर झील को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या अगर हम 26 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि कौन सा ग्रह मॉर्निंग स्टार कहलाता है। कौन सा ग्रह मॉर्निंग स्टार कहलाता है। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी शनि। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि शुक्र हो जाएगा। तो कौन सा ग्रह मॉर्निंग स्टार कहलाता है, तो शुक्र ग्रह। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। तो प्रश्न संख्या अगर हम 26 की बात करते हैं और फिर से हम लोग कहते हैं कि कौन सा ग्रह मॉर्निंग स्टार कहलाता है। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी शनि। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि शुक्र ग्रह हो जाएगा। आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या अगर हम 27 की बात करें, इसमें क्या पूछा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9 है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 28 में कहता है कि डोल ड्रम क्षेत्र किससे संबंधित है। ऑप्शन ए उच्च दाब, ऑप्शन बी है निम्न दाब एवं शांत हवाएं, ऑप्शन सी है मानसून, ऑप्शन डी है चक्रवात। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि निम्न दाब एवं शांत हवाएं हो जाएगा। डोल ड्रम क्षेत्र किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में है उच्च दाब, ऑप्शन बी में है निम्न दाब एवं शांत हवाएं, ऑप्शन सी है मानसून, ऑप्शन डी चक्रवात। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका रखना निम्न दाब एवं शांत हवाएं हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 को एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि डोल ड्रम क्षेत्र किससे संबंधित है। ऑप्शन ए उच्च दाब, ऑप्शन बी निम्न दाब एवं शांत हवाएं, ऑप्शन सी है मानसून, ऑप्शन डी है चक्रवात। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निम्न दाब एवं शांत हवाएं हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 29 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ऑप्शन ए है जोग जलप्रपात, ऑप्शन बी है कुंचिकल जलप्रपात, ऑप्शन सी है धुआंधार, ऑप्शन डी है शिव समुद्रम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कुंचिकल जलप्रपात हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो कुंचिकल जलप्रपात है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या अगर हम 29 की बात करें, इसमें क्या कहते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ऑप्शन ए जोग जलप्रपात, ऑप्शन बी कुंचिकल जलप्रपात, ऑप्शन सी धुआंधार, ऑप्शन डी है शिव समुद्रम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कुंचिकल जलप्रपात हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 30 में क्या पूछा है कि ब्लैक फॉरेस्ट कहां स्थित है। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है इटली, ऑप्शन डी है स्पेन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि जर्मनी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी कि ब्लैक फॉरेस्ट कहां स्थित है, तो जर्मनी में स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट पूछेगा कहां स्थित, जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 31 में पूछा है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के निकट है। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के निकट है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के निकट है, तो ऑस्ट्रेलिया के निकट है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 31 की बात कर लेते हैं। इसमें क्या पूछा है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के निकट है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 32 में क्या पूछा है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। ऑप्शन ए मेंटल, ऑप्शन बी क्रस्ट, ऑप्शन सी कोर, ऑप्शन डी लिथोस्फीयर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि क्रस्ट हो जाएगा। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है, तो क्रस्ट कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 33 में क्या पूछा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। ऑप्शन ए NH27, ऑप्शन बी NH44, ऑप्शन सी NH48, ऑप्शन डी NH19। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि NH44 हो जाएगा, आपको याद रखना। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH44 है। तो NH44 आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, NH44 आपको याद रखना है, ठीक है।
चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या अगर हम 34 की बात करें, इसमें पूछा है कि मालदीव किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए अटलांटिक, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत, ऑप्शन डी है आर्कटिक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि हिंद महासागर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो मालदीव किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 35 जो कि अर्थशास्त्र से लिया गया है। तो भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी एसईबीआई, ऑप्शन डी है नाबार्ड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आरबीआई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो आरबीआई के पास है। आपको याद रखना कि भारत में जो मुद्रा जारी करने का अधिकार है वो आरबीआई के पास है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न संख्या जो है 36 में कहता है कि रेपो रेट किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? रेपो रेट किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी वित्त आयोग, ऑप्शन डी एसईबीआई। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आरबीआई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो रेपो रेट किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो आरबीआई के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना आरबीआई। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 37 में पूछा है कि मुद्रास्फीति मापने का प्रमुख सूचकांक कौन सा है? ऑप्शन ए डब्ल्यूपीआई एवं सीपीआई, ऑप्शन बी है आईआईपी, ऑप्शन सी है एचडीआई, ऑप्शन डी है जीडीआई। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि डब्ल्यूपीआई एवं सीपीआई हो जाएगा। तो मुद्रास्फीति मापने का प्रमुख सूचकांक कौन सा है? तो डब्ल्यूपीआई एवं सीपीआई है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या अगर हम 37 की बात करें, इसमें कहता है कि मुद्रास्फीति मापने का प्रमुख सूचकांक कौन सा है? ऑप्शन ए डब्ल्यूपीआई एवं सीपीआई, ऑप्शन बी है आईआईपी, ऑप्शन सी एचडीआई, ऑप्शन डी है जीडीआई। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि डब्ल्यूपीआई एवं सीपीआई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न में पूछा है कि प्रश्न संख्या 38 में कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा? ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी नाबार्ड, ऑप्शन डी है एक्सिम बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आरबीआई बैंक हो जाएगा। भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है? तो आरबीआई आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 38 में क्या पूछा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा? ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी है नाबार्ड, ऑप्शन डी है एक्सिम बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आरबीआई बैंक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 39 की बात करें, तो प्रश्न संख्या 39 में क्या पूछा है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी एसईबीआई, ऑप्शन सी है एलआईसी, ऑप्शन डी है एनआईटी आयोग। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आरबीआई हो जाएगा। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन किससे संबंधित है? तो आरबीआई से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आपका करेक्ट हो जाएगा आरबीआई। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 40 में क्या पूछा है कि राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी एनएसओ, ऑप्शन सी है एसईबीआई, ऑप्शन डी है नाबार्ड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एनएसओ करता है। तो राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो एनएसओ करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 40 में क्या पूछा है कि राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी एनएसओ, ऑप्शन सी एसईबीआई, ऑप्शन डी नाबार्ड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एनएसओ हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 41 की बात करते हैं। इसमें पूछा है कि बैंक रेट का संबंध किससे? ऑप्शन ए आरबीआई द्वारा बैंकों को दीर्घकालीन ऋण, या ऑप्शन बी है शेयर बाजार, ऑप्शन सी है काराधन, ऑप्शन डी है निर्यात। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आरबीआई द्वारा बैंकों का दीर्घकालीन ऋण हो जाएगा। आरबीआई द्वारा बैंकों का दीर्घकालीन ऋण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 42 में पूछा है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी किस प्रकार का कर है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन बी है अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन सी है संपत्ति कर, ऑप्शन डी है आयकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 42 में पूछा है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन सी संपत्ति कर, ऑप्शन डी आयकर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 43 में पूछा है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1955। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1951 हो जाएगा। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो 1951 में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 44 में पूछा है कि मानव विकास सूचकांक यानी कि एचडीआई किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी है यूएनडीपी, ऑप्शन सी है आईएमएफ, ऑप्शन डी है डब्ल्यूटीओ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि यूएनडीपी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। तो प्रश्न संख्या 44 में क्या पूछा कि मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी है यूएनडीपी, ऑप्शन सी है आईएमएफ, ऑप्शन डी है डब्ल्यूटीओ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूएनडीपी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न यानी कि 45 नंबर प्रश्न पे पूछा है कि अगर हम नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए में है 1982, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी है 1991, ऑप्शन डी है 1969। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1982 हो जाएगा। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो 1982, ऑप्शन नंबर ए इसका आप याद रखना आपको। चलिए प्रश्न संख्या 45 को फिर से हम कंप्लीट करेंगे। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 1969। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1982 हो जाएगा। अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 46 की बात करें तो इसमें कहते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1920। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अगर हम देखें तो 1935 हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 47 की बात करते हैं। इससे पूछा है कि स्टैगफ्लेशन
का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए है उच्च वृद्धि, ऑप्शन बी है मंदी प्लस मुद्रास्फीति, ऑप्शन सी है बेरोजगारी समाप्त, ऑप्शन डी है निर्यात वृद्धि। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मंदी प्लस मुद्रास्फीति हो जाएगा। स्टैगफ्लेशन का अर्थ क्या है? तो मंदी प्लस मुद्रास्फीति है। एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 47 को पढ़ेंगे। स्टैगफ्लेशन का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए उच्च वृद्धि, ऑप्शन बी है मंदी प्लस मुद्रास्फीति, ऑप्शन सी है बेरोजगारी समाप्त, ऑप्शन डी है निर्यात वृद्धि। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मंदी प्लस मुद्रास्फीति हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 48 में पूछा है कि आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी है वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी है पेरिस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। तो आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 49 में पूछा है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 1 जुलाई 2017, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन डी 2015। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1 जुलाई 2017 हो जाएगा। तो भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो प्रश्न संख्या 50 जो है, अगर इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है मेरे भाई, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल में हमेशा जनरल साइंस और जीके जीएस से संबंधित ही क्वेश्चंस आते रहते हैं, जो कि आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम या एसएससी सीएसएल या सीजीएल ग्रुप डी रेलवे या बिहार पुलिस एसआई दरोगा या बैंकिंग पीओ क्लर्क की तैयारी आप करते हैं, तो ऐसे प्रश्न जो भी हम आपको इस वीडियो में करवाते हैं वो पूछे जाते हैं। इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है, ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी है समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग से, ऑप्शन सी उद्योग, ऑप्शन डी पर्यटन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग से होता है। तो ब्लू इकोनॉमी है जो किससे संबंधित है? तो समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग से संबंधित है, आपको याद रखना है। फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 50 को पढ़ेंगे कि ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग से, ऑप्शन सी उद्योग, ऑप्शन डी पर्यटन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।